शिक्षा। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के बारे में। जी हाँ, वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शंस हम देखेंगे जिसमें आपको ये इफेक्ट देखने को मिलेंगे। इन सारे इफेक्ट्स को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बैकबोन की तरह भी देखा जाता है। हमारे पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होते हैं। पहला होता है हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा होता है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, तीसरा होता है हमारे पास रेजोनेंस जिसे हम मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं, द फोर्थ वन इज हाइपर कॉन्जुगेशन। एक एक करके इन चारों इफेक्ट के बारे में मैं समझाऊंगा, इनकी एप्लीकेशंस के बारे में भी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बच्चों, चलिए इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। देखिए, मैं मान लीजिए यहां पर कार्बन चेन कंसीडर कर रहा हूं, ठीक। इस कार्बन चेन के साथ एक X ग्रुप लगा हुआ है। ये X ग्रुप ऑब्वियसली कार्बन से डिफरेंट होना चाहिए और इस X ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से अलग ही होगी, या तो कार्बन से ज्यादा होगी या तो कार्बन से कम होगी। हम पहला केस अज्यूम कर लेते हैं, व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। तो ऐसे केस में क्या होता है बच्चों कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये X का एटम इस सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, जिस वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो आप देख रहे हैं यहां पर पोलैरिटी डेवलप हो चुकी है। पोलैरिटी का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। इस पर पार्शियल पॉजिटिव आ गया है, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया है। इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये कार्बन थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, या ये कहें कि बड़ा ही खूंखार टाइप का इंसान बन जाता है। अब ये क्या करेगा? अपना गुस्सा किसी और कार्बन पर निकालेगा। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिमांड करेगा अपने पड़ोसी वाले कार्बन से। तो फिर क्या होगा? ये जब इससे इलेक्ट्रॉन मांगेगा तो इस पर पार्शियल डाई पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं ये कार्बन भी हल्का सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा? अपनी भरपाई पूरी करेगा। वो कहां से करेगा? अपने बगल वाले कार्बन से। ये सिलसिला आपका चौथे या पांचवें कार्बन तक चलता रहेगा। जी हाँ बच्चों, चौथे या पांचवें कार्बन तक चलता रहेगा। इस पर डेल 3 पॉजिटिव, इस पर डेल 4 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये चौथे पांचवें कार्बन तक ये थोड़ा सा कम हो जाएगा। इट जस्ट लाइक कि आप मान लीजिए एक गेम खेले होंगे, कुछ बच्चे हैं जिन्होंने एक रस्सी को पकड़ा हुआ है और आप सामने से खींच रहे हैं, ठीक है। अगर आप पावरफुल होंगे तो क्या होगा? वो सारे आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। अगर आप पावरफुल नहीं होंगे तो आप उनकी तरफ खींचे चले आएंगे, है ना। तो उसी तरह यहाँ पर काम हो रहा है। X इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। तो जब अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, और जब इसकी पावर कम होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो ये कहां से मांगेगा? अपने पड़ोसी वाले कार्बन से। फिर यही काम यहां तक चलेगा, फिर ये सिलसिला 4th या 5th कार्बन तक लगभग खत्म हो जाता है। तो हम यहां से एक बात निकाल सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ पोलैरिटी इज टेकिंग प्लेस। व्हाई? बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। दिस इज कॉल्ड सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक, अब ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो रही है कार्बन से ग्रुप की तरफ, यानी कि जो कार्बन चेन है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रही है। अच्छा, दूसरा केस अज्यूम करते हैं, कार्बन से दूसरा एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है। यहां पर हमने मान लिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। तो ऐसे केस में क्या होगा बच्चों कि सिंस X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो कार्बन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज्यादा होने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, और जब अपनी तरफ खींचेगा तो उसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहां पर इस कार्बन के कंपैरिजन में इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो ये अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, तो इस पर पार्शियल डाई नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यही सिलसिला आपका 3rd वाले कार्बन तक और फिर 4th वाले कार्बन तक चलेगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्टिंग फ्रॉम ग्रुप टू द कार्बन चेन,
जिस वजह से इस कार्बन चेन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है और काम वही हो रहा है, पोलैरिटी डेवलप हो रही है ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो एक बात यहां से एक समझ में आ सकती है कि ये जो एक्स ग्रुप जब तक रहेगा तब तक ये पोलैरिटी डेवलप रहेगी। तो ये कोई टेम्पररी इफेक्ट नहीं है, ये अपना एक परमानेंट इफेक्ट लेके आता है। ठीक है, चलिए जो मैंने बातें बताई उन सारी बातों को मैं यहां पर लिखवा देता हूं, है ना। तो इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाए तो आप डेफिनेशन कैसे देंगे? द डेवलपमेंट ऑफ पोलैरिटी due to shifting of sigma electron density toward the chain or away from the chain is called inductive इफेक्ट। ठीक है बच्चों, आई होप कि इंडक्टिव इफेक्ट आपको समझ में आ गया होगा कि डेवलपमेंट ऑफ पोलैरिटी डेवलप हो रही है। पोलैरिटी का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूसिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। क्यों हो रहा है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है? शिफ्ट हो रही है, या तो कार्बन की तरफ जा रही है या फिर कार्बन से दूर जा रही है। ऐसे इफेक्ट को हम कह रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट कह रहे हैं। अच्छा, एक बात मैंने और बताई थी कि ये इफेक्ट फोर्थ या फिफ्थ कार्बन तक लगभग समाप्त हो जाता है। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। ये क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। अच्छा, दूसरा हमें इसमें एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं कि इट इज ए परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट क्यों है? क्योंकि ये एक्स ग्रुप यहां से वापस नहीं जाएगा, ये ग्रुप जुड़ा हुआ है हमेशा के लिए, तभी तो ये कंपाउंड बना हुआ है। तो इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। चलो बच्चों, यही बात समझ में आ गई। अब अगली बात मैं आपको ये बताता हूं कि पहले वाले केस में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन से दूर जा रही है, यानी कि इस ग्रुप की तरफ जा रही है। तो ऐसे केस में ये ग्रुप कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो कि इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी रखते हैं। तो यहां पर X इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, शॉर्ट में हम जिसे कहते हैं EWG। ओके, इस वाले केस में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रुप से दूर जा रही है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि X इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का काम कर रहा है। तो यहां पर X क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। कहीं पर आपको डोनेटिंग ग्रुप लगाएगा, रिलीजिंग ग्रुप। शॉर्ट में से हम बोल देंगे ERG। चलो, ये बातें मालूम पड़ गई। अब एक बात मैं और बता दूं, यहां पर जब भी हम इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप्स पढ़ेंगे ना, तो टाइप्स को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के बेस पर ही डिफाइन किया गया है। जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तब उस केस में आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होती हुई नजर आएगी अवे फ्रॉम द कार्बन चेन, और जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तो आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होती हुई नजर आएगी टुवर्ड्स द कार्बन चेन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऑब्वियसली। तो ऐसे केस में हम दो टाइप के इफेक्ट पढ़ने वाले हैं, इंडक्टिव इफेक्ट -I और +I इफेक्ट। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम देखते हैं टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। दो तरह के टाइप्स होते हैं। नंबर 1 आ रहा है हमारे पास -I इफेक्ट, ठीक, और दूसरा हम यहां पर पढ़ेंगे, साथ साथ ही पढ़ेंगे +I इफेक्ट। ठीक है बच्चों, चलो, -I इफेक्ट का मतलब क्या है? -I इफेक्ट में बोलेंगे when electron density, sigma electron density shift away from, 'away from' carbon chain, 'away from' carbon chain' 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 'away from' carbon cha
कार्बन चेन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन चेन से दूर चली जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है उसकी तरफ चली जाएगी। ऐसे केस में हम क्या कहेंगे, इफेक्ट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा वाला, माइनस आई वाला इफेक्ट इज कॉल्ड माइनस आई इफेक्ट। इस केस में क्या होगा बच्चों, when sigma electron density shift toward the carbon chain due to presence of electron releasing group, effect is called प्लस आई इफेक्ट। ठीक है बच्चों, अब जरा थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के ऊपर चर्चा करते हैं बच्चों। यहां पर दो चीजें आपको देखने में आ रही हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बारे में अगर चर्चा की जाए तो एग्जाम्पल के लिए कौन कौन से होते हैं, NO2 हो सकता है, CN हो सकता है, COOH हो सकता है ना, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है। ये सारे क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहलाते हैं। यहां पर हम लिख सकते हैं चेन बिकम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है बच्चों, इसी तरह यहां पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की बात करूंगा मैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा, NH माइनस आ जाएगा, है ना, O माइनस आ जाएगा, है कि नहीं। इसके अलावा मेरे पास कोई भी एल्काइल ग्रुप ले लो, है ना, C डबल बॉन्ड O माइनस कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कहलाता है। ऐसे केस में क्या हो जाएगा, चेन बिकम इलेक्ट्रॉन रिच क्यों हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेन की तरफ शिफ्ट हो रही है, इसलिए इलेक्ट्रॉन रिच हो रही है। अच्छा, अब क्वेश्चन में जब भी हम इंडक्टिव इफेक्ट का यूटिलाइजेशन करेंगे ना, तो वहां पर रोल अहम रहेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का। मान लीजिए कुछ मेरे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ही लगे हैं सिर्फ, या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही लगे हैं सिर्फ, पूछा जा रहा है किस केस में माइनस आई और किस केस में प्लस आई ज्यादा होगा। तो ऐसे केस में हमें देखना होता है एक सीक्वेंस, एक ऑर्डर डिसाइड करना होता है। उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, बताते हैं कि माइनस आई किसका ज्यादा होगा और प्लस आई किसका ज्यादा होगा। माइनस आई की मैं चर्चा कर लेता हूं थोड़ा सा। सबसे ज्यादा माइनस आई देखा जाता है बच्चों NO2 ग्रुप का। अब ये किस बेस पर बताया गया है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन खींचने का एक पावर होना चाहिए। तो अगर किसी भी ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अच्छे खासे जुड़े हुए हैं ना, और उसमें कॉन्जुगेशन पाया जा रहा है, अभी मैंने जो वर्ड कॉन्जुगेशन यूज किया है ना, वो मैं रेजोनेंस में थोड़ा अच्छे समझाऊंगा। फिलहाल यहां पर ये समझ लीजिए कि जिस केस में आपको क्या कहते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप या एटम नजर आएंगे, वो मेरा अच्छा माइनस आई इफेक्ट शो करने वाला है। ठीक है, तो यहां पर NO2 के बाद एक आता है अपना CHO, फिर आएगा अपना CN, उसके बाद आएगा अपना COOH। अच्छा, NO2 से पहले दो ग्रुप और आते हैं जिसको हम NR3 पॉजिटिव और NH3 पॉजिटिव भी बोल देते हैं। उसके बाद अपना ये आता है NO2 ग्रुप, है ना। यूजुअली हमारे काम की चीजें तो यही हैं कुछ वाले, और ये दोनों डेली यूज होते हैं, इसलिए मैंने बाद में बताया। अच्छा, COOH के ग्रुप के बाद इसके कुछ डेरिवेटिव्स आते हैं। डेरिवेटिव में आपके कौन कौन से हो सकते हैं, एमाइड हो सकता है, एस्टर हो सकता है, ऑयल हैलाइड हो सकता है। तो उसका सीक्वेंस देख लेते हैं हम जरा। COCl पहले ऑयल हैलाइड आता है, उसके बाद CONH2 आता है, उसके बाद एस्टर आ जाएगा, उसके बाद अपनी सारी हेलोजन्स आ जाएंगी। हेलोजन में सबसे पहले आएगा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। ठीक है, उसके बाद में आपको मिलेगा OH, OR, है ना, उसके बाद NH2, उसके बाद ये जो फिनाइल का ग्रुप लगाया मैंने, और लास्ट में हाइड्रोजन। जी हाँ,
हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट नेग्लिजिबल माना जाता है बच्चों। काम की चीजें अगर आप देखें ना तो जो आप याद कर सकते हैं तो याद करना चाहिए, एक ये वाला हो गया, दिस एंड सारे के सारे ये वाले हेलोजन, ये मेनली यूज होते हैं, ठीक है ना। तो आप इनको याद कर सकते हैं सीक्वेंस वाइज ऑर्डर में। और अब हम देखेंगे प्लस आई इफेक्ट के बारे में। प्लस आई में अगर देखा जाए ना तो प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या होता है, NH सबसे पहले आता है, उसके बाद O माइनस, उसके बाद COO माइनस, उसके बाद एल्काइल ग्रुप आ जाता है बच्चों। अब यहां पर जो एल्काइल ग्रुप लिखा है ना, एल्काइल ग्रुप में भी केसेज होते हैं, प्लस आई प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन इन एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप में जितने कार्बन होंगे उतने ही क्या होगा, प्लस आई होगा। अच्छा मान लो ब्रांचेज है ना, तो जितनी ज्यादा ब्रांच होगी उतना ही ज्यादा प्लस आई होगा, प्लस आई प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांच। ये हमें तब लगाना होता है जब हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन क्या हो, सेम हो, नंबर ऑफ कार्बन आर सेम, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे पास ये दिया हुआ है, ठीक, और मान लीजिए मेरे पास ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये माइनस आई और प्लस आई के बारे में, ठीक है। अभी हमारे पास आइसोटोप भी बचे हुए हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है, ट्रिटियम है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम का ऐसा होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर। और अगर बात करूं प्लस आई का, तो प्लस आई का ऑर्डर क्या हो जाएगा, T D एंड देन S। सीधी सी बात है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होगा वो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो अगर इसको इससे कंपेयर करें तो यहां पर हम सबसे बाद में क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन लिखेंगे, ठीक। तो हमारा ये क्या हो गया, पूरा का पूरा एक प्लस आई का डिक्रीजिंग ऑर्डर हो चुका है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ एप्लीकेशंस के बारे में। एप्लीकेशंस के बारे में सिर्फ थोड़ा सा बताऊंगा मैं, डिटेल में चर्चा से पूरे कंबाइन तरीके से क्वेश्चंस लेके सारे एप्लीकेशन डिस्कस करूंगा। अपन चर्चा कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट पर, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। पहली एप्लीकेशन आती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, है ना। अब देखो बच्चों, स्टेबिलिटी जब भी बात कर रहे हैं ना कार्बोकैटायन की ना, तो कार्बोकैटायन एक रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। मैंने आपको बॉन्ड फिशन पढ़ाया था पिछले वाले लेक्चर में, उसमें आपको बताया था कि जब भी हेटेरोडेटिक बॉन्ड फिशन होता है तो मेरे को दो रिएक्शन इंटरमीडिएट मिलते हैं, एक कार्बोकैटायन और एक कार्बेनाइन। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात की जाए ना तो प्लस आई की प्रोपोर्शनल होती है, प्लस आई प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक। और माइनस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन। अभी थोड़ा सा बस याद रख लो ऐसे, अभी मैं डिटेल में एक्सप्लेन तब करूंगा जब चारों इफेक्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूं। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे को CH3 प्लस दिया हुआ है ना, RCH2 प्लस दिया हुआ है, और RCH प्लस दिया हुआ है, R और यहां पर भी R है ना। तो जो अपना 1 डिग्री है, ये भी अपना 1 डिग्री है, इसको सुपर प्राइमरी कहते हैं, सुपर प्राइमरी। ये हमारा 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। तो यहां पर अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए ना तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों ज्यादा स्टेबल होगा बच्चों, क्योंकि मैंने बोला था प्लस आई प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। एल्काइल ग्रुप क्या शो करते हैं, प्लस आई शो करेंगे, तो इसमें प्लस आई क्या होगा, 3 टाइम्स, तो स्टेबिलिटी 3 टाइम्स से बढ़ेगी। यहां पर प्लस आई क्या होगा बेटा, 2 टाइम्स। देखो यहां से एक तो यहां से आएगा, एक यहां से इलेक्ट्रॉन मिलेगा इस कार्बोकैटायन को, तो 2 टाइम्स हो जाएगा इंक्रीमेंट। यहां पर सिर्फ 1 टाइम ही इंक्रीमेंट हो रहा है, प्लस आई 1 टाइम इंक्रीमेंट, ठीक। यहां पर कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा अपना कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो पहला हो गया हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। दूसरा हमारा होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। कार्बेनाइन की चर्चा करें अगर तो प्लस आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन,
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। जी हाँ बच्चों, इनवर्स प्रोपोर्शन होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन के, और माइनस आई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, सॉरी माइनस आई प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, मेरा मिस्टेक हो गया जी। अब देखो यहां से कुछ क्वेश्चन एक मेरे पास दिया हुआ है ऐसा, CH3 CH2 प्लस दिया हुआ है, और यहां पर CH2F CH2 माइनस दिया हुआ है, मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है ना, और CH3 CH2 CH2 माइनस दिया हुआ है, यहां पर आपको क्लोरीन दिया हुआ है। तो आपसे पूछा जाएगा कि स्टेबिलिटी कहां पे, मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपको पूछा जा रहा है कि सबसे स्टेबल कार्बन आयन कौन सा होगा। तो यहां पर आप देखिए कि ये प्लस आई शो करेगा जो कि स्टेबिलिटी को घटाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये माइनस आई शो करेगा, ये भी माइनस आई शो करेगा, दोनों में माइनस आई कौन शो करेगा ज्यादा, फ्लोरीन ज्यादा अच्छा करेगा। तो इस केस में आपका स्टेबिलिटी किसका ज्यादा हो जाएगा, इस वाले का ज्यादा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, तो सेकंड वाले की स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा हो जाएगी, फिर थर्ड वाले की और फिर फर्स्ट वाले की। दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। ठीक, अच्छा एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है जो कि कुछ ऐसा दिया हुआ है मेरे पास, मान लीजिए CS ट्रिपल बॉन्ड C माइनस दिया हुआ है, ठीक है, और एक दिया हुआ है मेरे पास CH2NH2 ये माइनस दिया हुआ है। दोनों में से अगर देखा जाए तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा। देखो बच्चों, यहां पर नाइट्रोजन का माइनस आई ज्यादा होता है, NH2 ग्रुप का माइनस आई वैसे ज्यादा बताया था मैंने, और यहां पर ये कार्बन है, कार्बन का माइनस आई क्या होना चाहिए, थोड़ा सा कम होना चाहिए, क्योंकि कार्बन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कम होता है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है, तो नाइट्रोजन अपने अंदर खींचने की कोशिश करेगा ज्यादा। तो N के केस में, यानी कि इसके केस में देखा जाए तो आपको माइनस आई ज्यादा मिलेगा, तो ये स्टेबल ज्यादा होना चाहिए। लेकिन स्टेबल कौन सा होता है, ये वाला ज्यादा स्टेबल होता है। बच्चों यहां पर एक बात बताऊंगा मैं कि 3 तरह के कार्बन होते हैं, sp3 कार्बन, sp2 कार्बन, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से, sp3 नाइट्रोजन से हमेशा कम आनी जाएगी। लेकिन एक एक्सेप्शन यहां पर जो मैं बता रहा हूं, sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 नाइट्रोजन वाले इलेक्ट्रोनेगेटिव से ज्यादा होती है, इसलिए माइनस आई ऑफ sp कार्बन इज मोर देन माइनस आई ऑफ NH2 ग्रुप। इस वजह से कौन ज्यादा स्टेबल है, CH3 माइनस, यानी कि एसिटिलीन कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल माना जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके अलावा 2 मैंने एप्लीकेशन बता दी हैं, तीसरी एप्लीकेशन है जो सिर्फ मैं यहां पर नाम लिखूंगा, डिटेल में डिस्कस अभी नहीं करूंगा। एसिडिटी ऑफ एल्कोहल एंड एसिड। फोर्थ वन, बेसिसिटी ऑफ एमीन। जी हां बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ये चारों एप्लीकेशन पूरे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में छाई हुई हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे भी और एग्जाम में पूछे भी गए हैं, चाहे वो नीट के एग्जाम हो, चाहे वो जेईई के एग्जाम हो, चाहे बच्चे बोर्ड लेवल की भी प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हैं, किसी बोर्ड की। ठीक है बच्चों, तो मैंने सब यहाँ पर नाम बताए हैं। जब मैं सारे चारों इफेक्ट पढ़ा दूंगा तब मैं इन चारों एप्लीकेशन पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पर डिस्कस करके आपको ट्रिक की सहायता से समझाऊंगा। आई होप कि आपको ये इंडक्टिव इफेक्ट समझ में आया हो। अगले लेक्चर में मैं रेजोनेंस शुरू करने वाला हूं। रेजोनेंस में हम उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना शुरू करेंगे, कॉन्जुगेशन के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है, और अलग अलग टाइप के एक्सेप्शनल केसेस रेजोनेंस में हम देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, मैं जल्दी नया वीडियो लेके हाजिर होऊंगा। थैंक यू वेरी मच।